आप ये देख पा रहे हैं विजय? आई होप अगर कोई प्रॉब्लम होगा मेरे को बताना, बिकॉज यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है। लेट मी सी। यस सर, यस सर, तो मेरी इस मुहिम विजिबल का है नाम सर। है ब्लैक रिबन इनिशिएटिव। ये है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए। मैं बहुत सारी मुहिम करता हूँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, नार्कोटिक्स के लिए, साइबर ट्रेनिंग के लिए। मेरे बहुत सारे अलग अलग मिशन है। ये है साइबर क्राइम अवेयरनेस का। पहले मैंने 4 भाग बनाए थे। मैं पूरे देश में जाता था, जब समय मिलता था मेरे को, सेमिनार और वर्कशॉप के माध्यम से बड़ी बड़ी संस्थाओं में मैं गया हूँ, स्कूलों में, कॉलेजों में, इसरो में, डीआरडीओ में, सब जगह गया हूँ। Live contact, very good contact. Best way to deal with a live subject and a dangerous subject like cyber security. But अब समय है लॉकडाउन का, अब समय है स्टे एट होम का, अब समय है पैंडेमिक का। तो हम लोग सब घर पे हैं, एक मूवमेंट और इंटरेक्शन रिस्ट्रिक्टेड है। इसलिए ये 4 जो मेरे अभियान है, संदेश, संकल्प, सहयोग, समाधान, अभी नहीं, संपर्क अभियान, मैंने इसमें ऐड करा है। ये वेबिनार बेस्ड है। मैंने जैसे आपको बताया, इन 3 महीनों में मैंने पता नहीं कितने कर दिए, 70-80 के ऊपर कर दिए हैं। बहुत मेहनत लगती है एक्चुअली, 2 घंटे बात करते रहना, कॉन्सेंट्रेट करना, लोगों को समझाना। इट्स नॉट दैट इजी, बट इट इज लोगों तक एक संदेश पहुंचता है उनकी सुरक्षा का। मैं सोचता हूँ कि मैंने एक पुण्य का काम किया है। एनीवे, अभी कुछ दिन पहले मैं नमो ऐप में, माननीय प्रधानमंत्री का जो ऐप है उसमें भी आया था, और 1.5 लाख लोगों ने एक साथ मेरा बात सुनी थी। तो इस वेबिनार बेस्ड अप्रोच का रीच बहुत बड़ी है। तो अपन सब इसमें है। मेरे विचार में ये जो लॉकडाउन टाइम है, इसमें साइबर क्राइम एक और बहुत इवन अ बिगर थ्रेट। जो ट्रेडिशनल क्राइम होता है ना, परंपरागत अपराध, मर्डर, रेप, लूट, चोरी, डकैती, अबडक्शन, किडनैपिंग, इन सब में बहुत कमी आई है, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं है, इंटरेक्शन, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री कुछ नहीं है, कम है। अब तो खुल रहा है, अनलॉक हो रहा है, बट धीरे धीरे हो रहा है, अभी भी बहुत रिस्ट्रिक्शन है। तो उन सब चीजों में कमी जरूर आई है। पहले बहुत तेजी से आई थी, अभी भी है कमी, बट साइबर क्राइम में ऐसी कोई कमी नहीं आई है। साइबर क्राइम में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है मेरे विचार में। क्यों? क्योंकि इट इज अ ट्रू स्टे एट होम क्राइम। मैं ऐसा बोलता हूँ, ट्रू स्टे एट होम क्राइम, साइबर क्राइम। कैसे? जो व्यक्ति उसको घटित करता है वो भी घर बैठे बैठे कर देता है, उसको कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं मिलना। जो व्यक्ति उसका शिकार होता है वो भी घर बैठे बैठे शिकार हो जाता है, कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं मिलना। सो ये लॉकडाउन के टाइम में, स्टे एट होम के टाइम में, ये स्टे एट होम क्राइम बहुत डेंजरस है, बहुत बड़ा चुनौती है। इसलिए इसको और ध्यान से और गंभीरता से अपन को लेना है। तो अपन लोग आज एक साथ हैं। इंडियन सिटीजन सिक्योरिटी इन साइबर वर्ल्ड। इंडियन सिटीजन सिक्योरिटी ये बहुत बड़ा विषय है, इसलिए इसके 3 भाग मैंने किए हैं। मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा क्या है। अब 2-3 कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर अपन क्राइम की तरफ जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि साइबर स्पेस, वर्चुअल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड, साइबर वर्ल्ड, ये क्या होता है? आपको इसकी डेफिनेशन मालूम है? मेरे को तो नहीं मालूम। अगर होगी तो बहुत लंबी चौड़ी होगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। होती एक ही चीज है, साइबर वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड, साइबर स्पेस, सब एक है, इनमें कोई फर्क नहीं है। बट ये होता क्या है? मैं आपसे पूछूं, शायद आप नहीं बता पाओ। मैंने बोला ना, मेरे को भी नहीं मालूम। होगी कोई डेफिनेशन, बहुत लंबी चौड़ी होगी, डेफिनेशन में नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए मेरे विचार में पहले अपन देखते हैं कि इस क्षेत्र में हम क्या काम करते हैं। अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे इसके यूज क्या है, तो उसके फिर 5 उसके यूजेस को एक साथ ले लोगे तो वो होगा साइबर वर्ल्ड। मेरे विचार में उसके 5 मेन उपयोग हैं। एक एक करके इनकी बात करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको इस क्षेत्र में बात कर रहा हूँ। पहला और सबसे बड़ा उपयोग साइबर वर्ल्ड का है इंफॉर्मेशन। सूचना का बहुत बड़ा साधन इज साइबर वर्ल्ड। आज का युग जिसमें अपन रह रहे हैं उसका नाम है सूचना का युग, इंफॉर्मेशन एज, जिसमें मैं और आप और सब लोग रहते हैं। सूचना का युग, इंफॉर्मेशन एज। सूचना क्रांति 90 के दशक में हुई, अर्ली 2000 में हुई। अब वो सूचना क्रांति समाप्त। अब हम सब लोग एक युग में रह रहे हैं जिसका नाम है सूचना का युग। तो जिस युग का नाम ही है सूचना का युग, उस युग में सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सूचना, इंफॉर्मेशन। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए इंफॉर्मेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप रखोगे और उसको स्मार्टली यूज करोगे, उतनी ज्यादा आप सफल भी होगे, सुरक्षित भी होगे, सुखी भी होगे, सब कुछ होगे। क्योंकि आज के युग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सूचना, राइट? ये बताइए फिर, एक राइटर था एक्चुअली, उसका नाम था एल्विन टॉफलर। राइटर नहीं था, ही वाज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री। लेट 70s एंड अर्ली 80s उसने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था द फ्यूचर शॉक। उस किताब में उसने एक फ्रेज कॉइन करी थी। वो फ्रेज थी इंफॉर्मेशन इज पावर, सूचना ही शक्ति। मेरे को पूरा विश्वास है कि उस समय लोग उस पर हंसते होंगे कि ये क्या बोल रहा है, सूचना है शक्ति होती है, इंफॉर्मेशन इज पावर, ये क्या बात कर रहा है? मनी का पावर होता है, मसल का पावर होता है, एनर्जी का पावर होता है, सूचना का पावर, ये क्या बात कर रहा है ये व्यक्ति?
बट आज 40 साल बाद उस व्यक्ति ने जो बोला था आज वो सही हो गया। आज सूचना ही सबसे बड़ी शक्ति है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। और मैं आपके पास आके इस विषय में इतना बड़ा भाषण दे रहा हूँ, क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा सीनियर ऑफिसर हूँ और यहाँ पे आके बकवास करूंगा और आपको सुनना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में मेरे को आपसे ज्यादा सूचना है, आपके भलाई के लिए आपको सुनना चाहिए। आप में से किसी को मेरे से ज्यादा सूचना है, मेरे को सुनना चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं इतना वरिष्ठ और इतना सारा मेरा ज्ञान, मेरे को समझाओगे तुम। अगर मैं ये मानसिकता रखता हूं तो मैं अपनी ही हानि कर रहा हूं, करेक्ट? तो ये युग, सूचना का युग, सबसे बड़ी चीज सूचना। अब ये बताइए, इस युग में जिसमें मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए सबसे बड़ी शक्ति है सूचना, तो एक क्रिमिनल के लिए इस युग का, दैट मीन्स साइबर क्रिमिनल के लिए सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वो भी सूचना ही है। किसकी सूचना? आपकी सूचना। जितनी ज्यादा आपकी सूचना गलत हाथों में, मतलब एक क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल के पास पहुंच जाए, उतनी ही सफलता से वो आपके ऊपर साइबर क्राइम कर देगा। वेरी सिंपल। एक उदाहरण अपना दे देता हूं आपको स्पष्ट करने के लिए। माय नेम वरुण कपूर, माय जॉब इंडियन पुलिस सर्विस। 2 बिट्स, मेरा नाम, मेरा काम। अगर ये 2 बिट्स किसी गलत हाथ में पहुंच जाए, गलत साइबर क्रिमिनल के पास इतनी 2 बिट्स पहुंच जाए, अपन लेते हैं एस्टिमेट्स, इट्स नॉट सम रिसर्च फिगर जो मैं बता रहा हूं, अनुमान। अगर ये 2 चीजें पहुंच जाए एक गलत हाथों में, तो शायद 5% तक सफल हो जाए मेरे ऊपर साइबर क्राइम करने के लिए। अब सपोज उस व्यक्ति को मेरा पता चल जाए, फोन नंबर। तीसरी सूचना, ये तो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, इट इज अ कैरियर फॉर मेनी साइबर क्राइम। अब तीसरी सूचना पता चल जाए, उसकी सक्सेस रेट बढ़ के हो जाए 15%। इसके ऊपर उनको पता चल जाए कि मैं तो एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। चौथी सूचना, सक्सेस रेट हो जाए शायद 25%। अब उसको पता चल जाए कि मेरी हॉबी है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। 5वीं सूचना, उसकी सक्सेस रेट और बढ़ जाएगा। ऐसे जाता है ये। अब ये बताइए, अगर सूचना ही आधार है मेरे ऊपर साइबर क्राइम का, मेरे बारे में, तो ये सूचना उनको देता कौन है? वो गलत हाथों में ये सूचना कहां से पहुंचती है? कौन देता है? आपको जवाब मिल गया, आप खुद देते हो। हम ही सबसे बड़ा, और भी स्रोत हैं, बट हम ही सबसे बड़े स्रोत हैं सूचना के, जो जब गलत हाथ में पहुंच जाए वो आधार बनती है साइबर क्राइम के हमारे ऊपर। वी आर द बिगेस्ट सोर्स। There are other sources also, but we are the biggest source. Now you tell me, if you are the biggest source, which is the base of cybercrime on you, then who is going to protect, save that information for you? It is no one but you. It is between you and your device. मैंने बोला ना, आपके डिवाइस में हम 24 घंटे सूचना लीक करते रहते हैं। किसी से कुछ भी बात कर ली, कुछ भी पोस्ट कर दिया, कुछ भी लाइक कर दिया, कुछ भी शेयर कर दिया, कुछ भी फॉरवर्ड कर दिया, सोचा भी नहीं। We leak information 24/7, and when that information reaches the wrong hands, it becomes the basis of cybercrime on you, and then who can save that information for you? It is nobody but you. And that is why I say, if the base of cyber security is information security. Whose information? Your information. Who's going to secure it for you? You are going to secure it for yourself. And when are you going to secure it from? From just right now. Because you have not been doing it till now. देखो, साइबर सिक्योरिटी का की चाबी अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी का आधार, नींव, बेस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। योर इंफॉर्मेशन एंड ओनली यू कैन सिक्योर इट। स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सर बैंक्स कितना सारी इंफॉर्मेशन हमारे बारे में सर्वर में स्टोर करते हैं, इनके सर्वर हैक हो जाते हैं, कितना बड़ा खतरा होता है हमको? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है? ये गवर्नमेंट्स कितने सारी इंफॉर्मेशन हमारे बारे में स्टोर करती हैं, आधार कार्ड डेटाबेस, या फिर ये नया जो चल रहा है कंट्रोवर्सी, आरोग्य सेतु ऐप, इतना सारा डेटा हमारे बारे में सपोज हैक हो जाए, कितना बड़ा डेंजर हमारे ऊपर, क्योंकि वो तो आधार होता है साइबर क्राइम का आपके ऊपर। यस होएगा, क्यों नहीं होगा? बट मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, ये जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट्स हैं, आपके बारे में अगर सूचना एकत्रित करके एक जगह रखते हैं, तो वो एक कारण से रखते हैं, मजे के लिए नहीं रखते, आपके भले के लिए रखते हैं। सो दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू फॉर पर्पस दैट इज योर ओन बेनिफिट, एंड वंस दे हैव कलेक्टेड द इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एंड स्टोर्ड इट, दे डू देयर बेस्ट टू सिक्योर इट। They put in the best security systems, softwares. They put in the best AI algorithms. They put in the best firewalls. They do their best to secure information that they have collected about you and stored it at a place for a purpose which is your own benefit. Let them do their job. You do your job, which you never do. Secure your own information, which is the maximum source of cybercrime on you. है ना? तो इसीलिए साइबर क्राइम से बचना है, अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना है। कोई उसको सिक्योर रख नहीं सकता एक्सेप्ट आप खुद आज से स्टार्ट करना।
कल की वेट मत करना। This is what I want to say. एक और चीज जल्दी से बता दूं, इसमें लिखा है 2 ट्रिलियन सर्चेस ऑन गूगल एवरी ईयर। एक एनालॉजी लेते हैं, आज का युग सूचना का युग, सबसे बड़ी शक्ति सूचना, सबसे बड़ी सूचना का स्रोत गूगल, तो सबसे बड़ी शक्ति क्या हो गई? गूगल। A is equal to B, B is equal to C, so A is equal to C। ये एक तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हम बचपन में सीखते थे क्या? बिल्कुल है ना। इसलिए जितनी भी इंफॉर्मेशन बेस्ड कंपनीज है, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप यू, जितने भी हैं, ये दुनिया की सबसे बड़े कॉर्पोरेशंस हैं। अरबों डॉलर इनका वर्थ है। क्यों? एक सुई नहीं बनाते, एक पैसा आपसे नहीं लेते और एक एडवर्टाइजमेंट भी नहीं दिखाते। कई लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट सोर्स है उनका रेवेन्यू का। व्हाट्सएप कौन सा एडवर्टाइजमेंट दिखाता है? व्हाट्सएप की वैल्यू क्या है आज तो नहीं पता। 4 साल पहले जब फेसबुक ने खरीदा तो उसकी वैल्यू थी 19.2 बिलियन यूएस डॉलर्स, मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी जो एक सुई नहीं बनाती, एक पैसा आपसे नहीं लेती और एक एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं दिखाती। पैसा कहां से कमाती है? कहीं से तो लाते होंगे ना, तभी तो अरबों डॉलर का उनका वर्थ है। आपको मालूम है शायद वो पैसा कमाते हैं आपकी इंफॉर्मेशन बेच के, है ना। आपकी इंफॉर्मेशन बेचते हैं और अरबों डॉलर कमाते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर डूइंग अ क्राइम, दैट आपकी इंफॉर्मेशन वो बेच रहे हैं, नहीं, वो कोई अपराध नहीं कर रहे। आपकी इंफॉर्मेशन वो तब बेच रहे हैं जब, क्योंकि आप उनको अधिकार दे रहे हो आपकी इंफॉर्मेशन बेचने का, जब आप आई एग्री एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हो। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर लिखे हैं टर्म्स ऑफ सर्विस, वो आपने कभी पढ़े नहीं और आपके वो सूचना बेच देते हैं। आप बताइए मेरे को, असली दुनिया में कोई आपके पास कोई एफिडेविट लेके आए, क्या आप बिना पढ़े साइन कर दोगे उसको? नहीं, 10 बार पढ़ोगे, हर शब्द को पढ़ोगे, फिर साइन लगाओगे। पर इसमें तो पढ़ना भी नहीं है, आई एग्री करके डिजिटल सिग्नेचर कर देना है ना, और उनको अधिकार दे देना है कि वो आपकी सूचना बेच दें। तो वो अपराध नहीं कर रहे आपकी सूचना बेच के, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि वो किसी अपराधी को आपकी सूचना बेच रहे ना, पर किसी को तो बेच रहे हैं। और अगर जो सूचना एक बार बिक गई तो फिर कहीं घूम घाम के किसी अगर आपराधिक तत्व के पास पहुंच गई तो फिर आपके ऊपर साइबर क्राइम का बहुत बड़ा आधार बनेगी। इसलिए याद रखना, आपकी सूचना इतनी महंगी है कि लोग अरबों डॉलर कमाते हैं उसको बेच के। आपकी सूचना इतनी खतरनाक है, गलत हाथ पे पहुंच गई तो इट बिकम्स द बेसिस ऑफ अ हॉरेंडस साइबर क्राइम ऑन यू एंड नोबडी कैन सेव योर इंफॉर्मेशन बट यू। तो स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे। सपोज आई टेल यू टुडे स्टॉप फेसबुक, स्टॉप व्हाट्सएप। अगर आप कर देंगे तो अच्छी बात है, आपके बहुत सारा जो ये है सोर्स ऑफ लीकेज वो रुक जाएगा। बट आप करोगे क्या? नहीं करोगे, तो ऐसी सिक्योरिटी एडवाइस देने का कोई मतलब ही नहीं और मैं दूंगा भी नहीं। मैं आपको बोलूंगा करो, जरूर करो, बट एटलीस्ट ध्यान से करो। कितना शेयर करना, किससे शेयर करना, कब शेयर करना कि भी नहीं करना, ये तो डिसाइड करो, है ना। 24 आवर्स लीकेज, स्टॉप इट, है ना। सिक्योर योर इंफॉर्मेशन बिकॉज दैट इज द बेस ऑफ साइबर क्राइम ऑन यू। Second is commercial activity। आप जानते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रांसफर्स, पेमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस एंड ऑल दैट, दे आर very big source, very big use of the cyber world। Third is communication। ये भी आप जानते हैं ईमेल्स, एसएमएस, फोन कॉल, संपर्क एंड संवाद का बहुत बड़ा साधन। फोर्थ है सोशल नेटवर्किंग, नेटवर्क बनाना, ये भी आपको पता है। 2 मिनट में रुकूंगा ये बताने के लिए कम्युनिकेशन सोशल नेटवर्किंग में फर्क, ये लोग समझ नहीं रहे हैं इसलिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एंड देखिए साइबर वर्ल्ड में देयर इज अ डबल एज प्रॉब्लम। असली दुनिया में आप गलती करोगे आप किसी अपराध का शिकार हो जाओगे, साइबर दुनिया में आप गलती करोगे तब अपराध के शिकार तो हो सकते हो, बट उसके साथ साथ गलती से गलती करके आप अपराधी भी बन सकते हो। तो अपराधी नहीं बनना ना, उससे बचना है, तो फिर आपको ये इसमें फर्क समझना पड़ेगा जो लोग नहीं समझ रहे हैं। कम्युनिकेशन एंड सोशल नेटवर्किंग एक चीज नहीं है, प्लीज उसको समझ जाइए और रिस्पॉन्सिबल सोशल नेटवर्किंग बिहेवियर करिए, नहीं तो आप गलती से गलती करके अपराधी बन जाओगे। ये मैं आपको बता रहा हूं और बहुत लोग बन रहे हैं क्योंकि फर्क नहीं समझ रहे। फर्क समझ जाइए और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करिए। दुनिया में, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में सोसाइटीज आर बीइंग टोर्न अपार्ट बिकॉज ऑफ इररिस्पॉन्सिबल सोशल नेटवर्किंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन इट। कल का बात है, एक मेरा बहुत अच्छा मित्र कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था, उसने मेरे को एक क्लिप फॉरवर्ड किया और उसके साथ कुछ कमेंट लिखा कि देखो देखिए, इट वॉज अ फेक क्लिप। मैंने उसको उसका एक्चुअल क्लिप बताया कि ये है, पहले तुम जो कर रहे हो, किसी ने तुम्हें भेजा, तुमने तो फॉरवर्ड कर दिया बिना सोचे बिना समझे। यू आर स्प्रेडिंग हेट, यू आर स्प्रेडिंग फेक न्यूज, इट इज अ क्राइम। अगर कोई रिपोर्ट करेगा तो आप जेल चले जाओगे भैया। तो एक बार देख तो लो क्या कर रहे हो, लोग नहीं समझ रहे हैं। और ये कम्युनिकेशन सोशल नेटवर्किंग का फर्क समझ जाओ। देखिए अगर आप कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग का फर्क नहीं समझोगे तो आप गलती कर रहे हो, गलती है ना। अगर ये गलती करने बिकॉज आप फर्क नहीं समझते, आपने कोई ऐसी गतिविधि कर दी जो गलती की श्रेणी में आती है, तो फिर आपने गलती से गलती करी, करेक्ट। बट गलती से गलती भी गलती होती है। आप नहीं बोल सकते कोई भी देश में कानून नहीं है, दुनिया में कोई कानून नहीं है राधा,
और दुनिया में आपको कोई कानून का रखवाला नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि भैया आपने गलती से गलती करी, देश का कानून थोड़ा कुछ नहीं होता, सॉरी बोल तो जाओ, अगली बार मत करना। ऐसा कोई नहीं बोलता। अगर आपने गलती से गलती भी करी तो वो भी गलती होगी, उसकी सजा मिलती है। तो बेटर क्या है, गलती नहीं करो। तो गलती कब नहीं करोगे, एक तो कानून, या तो कानून जान जाओ। इस देश का कानून फॉर साइबर क्राइम इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में क्या लिखा है साइबर क्राइम के बारे में, या तो आप जान जाओ, फिर आप गलती से गलती नहीं करोगे डेफिनेटली। या तो वो जान जाओ, जानना, you should know it. If you know it, very good. If you don't know it, try to know it. It's good. I will always be in favor of that. You should know the law of your country. But if you cannot know the law, it's a tough job sometimes. Then you understand this difference. इस फर्क को समझो और फिर गतिविधि संचालित करो। तो कानून जान जाओ, बहुत अच्छी बात है। नहीं है ये फर्क समझ जाओ। फर्क मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं अपन सफल होते हैं कि नहीं। कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्किंग में बहुत फर्क होता है, पर जो मेन फर्क है जो अपने इस विषय के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। कम्युनिकेशन सिर्फ उनके साथ होता है जिनको आप जानते हो या जिनसे आप संपर्क, संवाद, कम्युनिकेट करना चाहते हो। दैट्स कम्युनिकेशन। हेलो सर। हाँ, आई एम नॉट ऑडिबल। कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। नहीं तो कब से? अभी तो जस्ट सेकंड। मैं तो वही बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं अभी? सुन रहे हैं सर सभी, नो प्रॉब्लम। एनीवे, चलिए, मेरा तो वॉल्यूम वही है, बट एनीवे, सोशल नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन में बहुत फर्क होता है। मेन फर्क ये होता है जो अपने अपने इंपॉर्टेंस के लिए है, वो ये है कि कम्युनिकेशन सिर्फ उनके साथ होता है जिनको आप जानते हो या जिनसे आप कम्युनिकेट, संवाद, संपर्क करना चाहते हो, वो है कम्युनिकेशन। सोशल नेटवर्किंग दूसरी तरफ किसी के साथ भी हो सकता है इस पूरे पृथ्वी पे। Only thing is that the person should have access to internet probably, and secondly, आपको जरूरी नहीं है कि आप उस व्यक्ति को जानो या फिर आप उससे संपर्क या संवाद करना चाहो, बट फिर भी आप उससे संपर्क में आ जाओगे। ये होता है सोशल नेटवर्किंग, ये है फर्क। तो इसलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सपोज मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ, किसी संस्था के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, सपोज मैं कोई ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा हूँ, राइट, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, किसी को ईमेल में वही बात लिख रहा हूँ, किसी को फोन पे वो बात बता रहा हूँ, 10 लोगों को अपने साथ बिठा के ऐसी चर्चाएं कर रहा हूँ, तो मैं तो उन लोगों को जानता हूँ, तभी तो मैं उनसे फोन, ईमेल और उनको बात समक्ष में बिठा के बात कर रहा हूँ। हो सकता है मैं चाहता हूँ कि मैं उनको ये बातें करूँ, ये भी हो सकता है, और हो सकता है वो श्रीमान मेरे जैसे ही हो सारे के सारे और मेरी बातों से सहमत हो कि नहीं आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही है। बट अगर वही बात मैंने सोशल नेटवर्किंग पे पोस्ट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड कर दी, तो वो गोल घूम के ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच सकती है जो मेरी बातों से सहमत नहीं है, जो वैसे भी मेरे को नहीं जानता था और मैं चाहता भी नहीं था कि उस तक मेरी बातें पहुंचे, बट पहुंच जाएंगी क्योंकि इट इज अ सोशल नेटवर्क, है ना। और फिर वो बोले कि नहीं भैया मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आपने गलत बोला, और सपोज उसने उस बात को रिपोर्ट कर दिया, और सपोज जो मैंने बात बोली थी वो इस देश के कानून के खिलाफ थी, फिर क्या होगा? फिर मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर मैं नहीं बोल सकता कि सॉरी यार मेरे को तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है ना। इसलिए प्लीज ये अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सोशल नेटवर्किंग कम्युनिकेशन अलग है और इसमें अलग टाइप ऑफ बिहेवियर चाहिए। सोशल नेटवर्किंग बिहेवियर थोड़ा रिस्पॉन्सिबल करिए, इट इज नॉट कम्युनिकेशन, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज रियलाइज एंड देन डू सोशल नेटवर्किंग बिहेवियर। यू विल डू अ ग्रेट फेवर ऑन योरसेल्फ, योर कम्युनिटी एंड योर कंट्री। Okay, and one more thing, last thing before I go forward, मैंने बोला liking, sharing, forwarding also, as well as posting। आप बोल सकते हो कि लाइक, शेयर, फॉरवर्ड करना तो मैं दूसरे का कंटेंट कर रहा हूँ, मैंने थोड़ी लिखा है, मैंने थोड़ी पोस्ट किया है, तो फिर मेरे को क्यों सजा मिलनी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। कानून जो है इंडिया का, मैंने आपको बोला आईटी एक्ट है। आईटी एक्ट में एक शब्द यूज्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शब्द है ट्रांसमिशन। वर्चुअल डिजिटल साइबर वर्ल्ड में आप कुछ ऐसी चीज ट्रांसमिट करोगे जो ऑब्सीन है, अश्लील है या फिर इलीगल है, किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, जाति, संस्था के खिलाफ है, illegal or obscene thing, if you transmit in the virtual world, you are doing a crime. Correct? Now, what is transmission, friends? Transmission is also when you upload something, मतलब post करना transmission है, आपने transmit किया, correct? कुछ चीज होस्ट करना, मतलब पोस्ट, एक वेबसाइट बनाओ उसमें गलत चीजें पोस्ट कर दो, वो भी ट्रांसमिशन है। तो होस्टिंग एंड पोस्टिंग इज ट्रांसमिशन, श्योर, बट लाइकिंग, शेयरिंग एंड फॉरवर्डिंग इज आल्सो ट्रांसमिशन। इट इज नॉट योर कंटेंट, बट आपने जब किसी दूसरे के कंटेंट को लाइक किया तो आपने उसको आगे ट्रांसमिट कर दिया, शेयर या फॉरवर्ड किया, आपने उसको आगे ट्रांसमिट कर दिया। तो अगर वो ओरिजिनल कंटेंट क्राइम, गलत था, इलीगल था, ऑब्सीन था, इस देश के कानून के खिलाफ था, तो फिर आपने उसको फॉरवर्ड करके ट्रांसमिट आगे कर दिया, तो आप भी उसके
क्राइम के पार्ट बन गए। आप ये नहीं बोल सकते कि ये बात मैंने नहीं लिखी, ये बात मैंने नहीं पोस्ट करी, मैंने तो सिर्फ शेयर एंड फॉरवर्ड एंड लाइक करी है, बट आपने उसको आगे ट्रांसमिट किया है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ यू हैव आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द सेम क्राइम। सो नॉट ओनली होस्टिंग एंड पोस्टिंग शुड बी डन केयरफुली, बट लाइकिंग, शेयरिंग एंड फॉरवर्डिंग शुड आल्सो बी डन रिस्पॉन्सिबली. Please understand and start doing it from today. The fourth and the fifth use of the cyber world is called entertainment, मनोरंजन, बहुत बड़ा साधन, games, movies and सॉन्ग्स आप समझ सकते हो। ये 5 चीजें जब आप कर रहे हो और डिवाइस के माध्यम से कर रहे हो तो आप असली दुनिया में भी करते हो, बट डिवाइस के माध्यम से कर रहे हो तो आप वर्चुअल वर्ल्ड में अपना समय बिता रहे हो। वेरी सिंपल। ओके, नाउ यू टेल मी कितना समय बिता रहे हो, ये मैं जल्दी से आपको बता दूं एक आइडिया देने के लिए आपको। मैंने 3 साल पहले एक रिसर्च करी, साइंटिफिक रिसर्च, ये कोई अनुमान नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च इंदौर शहर में करी कि इंदौर शहर में जो स्कूल के बच्चे हैं 10वीं 11वीं 12वीं के और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कुछ आप लोगों जैसे, वो कितना समय एक दिन का वर्चुअल वर्ल्ड में बिताते हैं। 3 साल पुरानी फिगर है, इसको सुन लीजिएगा, इसमें बहुत बदलाव आ गया होगा, ये एक्सपोनेंशियली चेंजिंग वर्ल्ड है, बहुत तेजी से बदलाव होता है, बट फिर भी आपको आइडिया लगेगा। मैंने ऐसी रिसर्च देखी नहीं है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। 3 साल पहले मेरी फाइंडिंग्स में आया कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं 10वीं 11वीं 12वीं के, वो एक दिन का 22% समय वर्चुअल वर्ल्ड में बिताते हैं, और कॉलेज के स्टूडेंट्स कुछ आपके जैसे 29.8% समय एक दिन का बिताते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में। दैट इज नियरली 30%, एंड दैट वाज 3 years बैक। ये 30% बढ़ के 50% हो गया, मेरे को कोई डाउट नहीं होगा। हम लोग अपनी आधी जिंदगी वर्चुअल वर्ल्ड में बिता रहे हैं, करेक्ट? ये आगे बढ़ के और भी ज्यादा होगा अनफॉर्चुनेटली, बट अभी आधी जिंदगी तो है। पर ये बताइए, आधी जिंदगी वर्चुअल वर्ल्ड में बिता रहे हैं आप, सुरक्षा के बारे में क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्किंग का फर्क समझ रहे हैं? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपको खुद करनी है और हर टाइप से करनी है, आप क्या कर रहे हैं? माइंडसेट बदल के वर्चुअल वर्ल्ड में अपना समय बिता रहे हैं? सोचिए। आई थिंक नहीं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं और सबका आंसर आपका नो है, तब फिर आज से करने लगे भैया, नहीं तो दरवाजा खुला है, कोई भी अंदर आ सकता है और कोई भी कुछ भी कर सकता है। बी केयरफुल। ओके, नाउ आई विल गो टू द सेकंड कॉन्सेप्ट। व्हाट, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये डेफिनेशंस है, इसको छोड़ो। मैं इसमें आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आप कभी सोचो साइबर क्राइम मतलब सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप and internet and mobile phone, तो आप गलती कर रहे हो। सिर्फ नहीं है, it's not only, it is also. Most of cyber crime occurs through internet or through mobile phone and laptop computer, but not all. Any device which can be programmed, which is an electronic device, can be used to do cyber crime on you. Last year, a case was registered in Cyber Cell Bhopal, in which a Whirlpool company dealer, Whirlpool company क्या बनाती है? वॉशिंग मशीन। तो जब वॉशिंग मशीन बेचता था तो अपने कस्टमर्स पे साइबर क्राइम करता था। क्यों? क्योंकि वॉशिंग मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, प्रोग्रामेबल है। आजकल जो भी डिवाइसेस आप और हम यूज करते हैं, फ्रिजेस, एसीज, टीवीज, गाड़ी, जो भी हो, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ये सारे, इनमें सब में प्रोग्रामेबल फीचर्स हैं, है ना? तो आपको याद रखना है कि साइबर क्राइम इन किसी भी डिवाइसेस से आपके ऊपर हो सकता है, आपको सतर्क रहना है। तो अगर आप सोचो कि साइबर क्राइम मतलब सिर्फ इंटरनेट एंड मोबाइल एंड कंप्यूटर, लैपटॉप, बहुत बड़ी गलती है। एनी डिवाइस व्हिच कैन बी प्रोग्राम्ड कैन बी यूज्ड टू कमिट साइबर क्राइम ऑन यू। यू हैव टू बी मोर अलर्ट एंड मोर अवेयर बिकॉज ऑफ दिस। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है बिफोर आई गो टू द 3 टाइप ऑफ क्राइम्स व्हिच आई हैव आइडेंटिफाइड फॉर दिस टॉपिक इज डिजिटल फुटप्रिंट्स। इसका जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस आधार पे हम अपराधियों को पकड़ते हैं, हम मतलब पुलिस। तो आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि फिर आपको ध्यान रखना है, ठीक है? असली दुनिया में पहले अपन बात करते हैं, बहुत टाइप के एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं। सबसे अच्छा सबूत क्या होता है? ये मतलब फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट सबसे अच्छा सबूत क्यों होता है? क्योंकि ये यूनिक होता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है दूसरा मेरे अलावा जिसके फिंगरप्रिंट मेरे जैसे हैं। ये बात आप जानते हैं, है ना, कि आपके जैसे फिंगरप्रिंट वाला कोई व्यक्ति दूसरा नहीं है। इसीलिए आपके फिंगरप्रिंट इतने यूनिक और इतने महत्वपूर्ण हैं। कहीं पे मेरे को आपके फिंगरप्रिंट मिल गए तो मैं आप नहीं बोल सकते मैं वहां नहीं गया था, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं जिसके आपके फिंगरप्रिंट्स हैं आपके जैसे। दूसरा कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं फिंगर निकाल के ले जाऊं, आपके फिंगरप्रिंट बना के वापस लगा दूं। तो आप तो वहां थे, आपको बताना है वहां क्या कर रहे थे। बेस्ट एविडेंस is fingerprint. Similarly, in the virtual world, there is many type of evidence. Best evidence is what? Digital footprint. First, I'll tell you what a digital footprint is. Digital footprint is data which you leave behind when you do any digital activity in the digital or cyber world.
जब आप साइबर वर्ल्ड में कोई भी गतिविधि करते हो तो आप कोई ना कोई डेटा पीछे छोड़ जाते हो, वो डेटा आपका डिजिटल फुटप्रिंट होता है। और वो इतना अच्छा एविडेंस क्यों होता है? क्योंकि वो भी यूनिक होता है। किसको यूनिक होता है? फिंगरप्रिंट यूनिक होता है एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल को। एक डिजिटल फुटप्रिंट यूनिक होता है एक यूजर को। किस चीज के यूजर को? डिवाइस के, क्योंकि वो डेटा कहां से जनरेट होता है? डिवाइस से जनरेट होता है। तो इट इज यूनिक टू द यूजर, not to the person. But suppose I have two mobile phone, then I will generate two digital footprints, but both will be connected to me because that SIM card, both the SIM cards are registered in my name. So it's indirectly unique to the person. So like fingerprint is directly unique to a person. A digital footprint is indirectly unique to a person, directly unique to a user. That's why it is such a strong piece of evidence. And let me tell you friends, it is even a stronger piece of evidence according to me than a fingerprint. I will tell you why. अगर मैं कहीं पे ग्लव्स पहन के चले जाऊं तो क्या मेरे फिंगरप्रिंट्स आएंगे? नहीं आएंगे। मैं अपने फिंगरप्रिंट्स को छुपा सकता हूं। मैं कहीं गया और मेरे फिंगरप्रिंट्स बन गए, मेरे को पता चल गया, तो मैंने अपने रुमाल निकाल के उसको पोंछ दिया, तो मेरे फिंगरप्रिंट्स रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। मैं उनको मिटा सकता हूं। तो फिंगरप्रिंट्स को तो मैं मिटा सकता हूं, छुपा सकता हूं, बदल सकता हूं, बट डिजिटल फुटप्रिंट्स को ना मैं मिटा सकता हूं, ना छुपा सकता हूं, ना बदल सकता हूं। एक बार बन गए तो बन गए। ये बहुत बड़े बड़े साइबर क्रिमिनल सो कॉल्ड आते हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं। कभी प्रॉक्सी सर्वर लाएंगे, कभी वो डार्क नेट लाएंगे, कभी वो टॉर ब्राउजर लाएंगे। काहे के लिए? वो सिर्फ ये सब चीजें लाते हैं अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को कवर करने के लिए, मास्क करने के लिए। एक एक करके परत हटाइए, आप ओरिजिनल डिजिटल फुटप्रिंट तक पहुंचेंगे, क्योंकि वो ना छुप सकते हैं, ना मिट सकते हैं, ना बदले जा सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, दो दे देता हूँ इफ यू वांट, बट एक तो देता हूँ। डार्क नेट, ऐसा बोलते हैं बहुत ही क्राइम की बहुत बड़ा अड्डा। 75% of all the internet activities are dark net activities, 25% surface net जो अपन लोग यूज करते हैं, राइट? तो ऐसा बोलते हैं बहुत ही खतरनाक इलाका है, उधर तो सब कुछ नहीं पता, अलग प्रोटोकॉल, अलग ब्राउजर, टॉर ब्राउजर यूज होता है। उसमें एक साइट थी पहले, उस साइट का नाम आपने शायद सुना होगा, सिल्क रूट, वेरी इनफेमस साइट। वहां पे आप जाके किसी भी इलीगल चीज को ऑर्डर कर सकते थे। ड्रग्स ऑर्डर कर दो, वाइल्ड लाइफ पार्ट्स ऑर्डर कर दो, किसी हथियार को ऑर्डर कर दो, अवैध हथियार आपके घर तक पहुंच जाते थे। बिटकॉइन में पेमेंट होते थे, सोचते थे कोई ट्रेल ही नहीं है, कभी नहीं पकड़े जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। यूरोपियन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यूरोपॉल, उन्होंने FBI अमेरिका के साथ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी, एक एक करके परत हटाई। जैसे मैंने बोला, 10 दिन के अंदर उन्होंने ओरिजिनल डिजिटल फुटप्रिंट्स पता किए, पूरे गिरोह को पकड़ा। उसका जो लीडर था वो यूनाइटेड किंगडम का था। आज वो आजीवन कारावास काट रहा है यूके में। क्यों? क्योंकि आप उसको ना छुपा सकते हो, मिटा सकते हो, ना बदल सकते हो। अच्छे से अच्छा बताना ताकि आप किसी गलती में ना फंस जाओ, ये मेरा आपसे सुझाव है। मैं आपको आखिरी केस एक और बताता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। खंडवा एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पे कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति ने फेसबुक पे किसी धर्म के खिलाफ कुछ चीजें पोस्ट कर दी। खंडवा में दंगे हो गए, कई लोगों की जान चली गई, बहुत दिन तक कर्फ्यू रहा, बहुत प्रॉब्लम हुआ। हमने फेसबुक को लिखा कि हमको IP एड्रेस बताइए, जो डिजिटल फुटप्रिंट का एक प्रकार है कि ये किस IP एड्रेस से जनरेट हुआ था ये पोस्ट फेसबुक पे। फेसबुक ने हमें वापस लिखा कि हमारा सर्वर यूज नहीं हुआ था, प्रॉक्सी सर्वर यूज हुआ था। वो जो व्यक्ति था वो अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझता था कि मैं प्रॉक्सी सर्वर यूज करूंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। और करा क्यों होगा? शायद उसने ऐसे मजाक के लिए किया होगा, शायद, है ना, अपनी महानता दिखाने के लिए, देखो मैं कितना एक्टिव हूँ, जस्ट फॉर फन, है ना, बिकॉज ही डिडंट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड सोशल नेटवर्किंग। कितना प्रॉब्लम किया, एंड ही थॉट ही विल नेवर गेट कॉट। हमने उस प्रॉक्सी को लिखा, प्रॉक्सी स्लोवाकिया की प्रॉक्सी थी। स्लोवाकिया एक देश है यूरोप में, वहां पे हमने लिखा, उनको पूरी घटना बताई, उन्होंने हमको IP एड्रेस बताया। वो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, उसका ट्रायल चला। पता है उसको कितनी सजा हुई? आजीवन कारावास। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को कानून भी नहीं मालूम था। कानून में एक धारा है इंडियन IT एक्ट में, वो है 66F साइबर टेररिज्म। उसमें लिखा है साइबर के माध्यम से आप कुछ भी ऐसी चीज ट्रांसमिट करोगे जिससे समाज में आतंक फैल जाए तो आप साइबर टेररिज्म के दोषी हो। ये व्यक्ति साइबर टेररिज्म का दोषी पाया गया और उसको कितनी सजा हुई? आजीवन कारावास। अब ये बताइए, अगर उसने कभी जब ये पहले किया होता तो क्या उसने सोचा था कि वो आजीवन कारावास उसको हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। अगर हो उसको लगता, उसको पता होता तो शायद वो ये नहीं करता। नो। तो इसीलिए
कानून जानना बहुत जरूरी, सोशल नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन में फर्क समझना वो और भी जरूरी, और डिजिटल फुटप्रिंट्स अच्छे से अच्छा बनाना ये सबसे जरूरी। तो कृपया करके अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स अच्छे से अच्छे बनाइए ताकि आप कभी किसी समस्या में ना फंसे। ओके, नाउ वी गो टू द क्राइम। I have been told that India, how to protect India from cyber crime. You know, there are 3 type of cyber crime I want to talk to you about. Cyber crime के बहुत प्रकार हैं जो लोगों पे हो रहे हैं, बहुत। मैं लिस्ट दे दूंगा तो आप पढ़ के मतलब 4 पन्ने की लिस्ट होगी, है ना, इतने होते हैं। मैं सबके बारे में आपको उससे बात नहीं कर सकता, पर जो मुख्य उसके स्वरूप होते हैं, स्वरूप उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यू विल गेट अ ग्रेट आइडिया ऑफ व्हाट इट्स ऑल अबाउट एंड देन यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। मैंने बहुत सारे आपको सिक्योरिटी के मेजर्स बताए हैं, इनको कृपया करके ध्यान रखना और इन पे अमल करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। साइबर क्राइम का सबसे पहला प्रकार है साइबर वॉर। साइबर वॉर मतलब युद्ध, साइबर युद्ध। ये एक देश दूसरे देश के ऊपर करता है, उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उनके क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उनके डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर। ये एक देश दूसरे देश के ऊपर ये साइबर वॉर लागू करता है। ये बहुत खतरनाक है। और इसके बाद एक मैं आपको एग्जांपल देके भी बताऊंगा। एक अमेरिका के प्रेसिडेंट था, उनका नाम था बराक ओबामा। Before this fellow who's the present president, it was Barack Obama. Barack Obama ने एक स्टेटमेंट दिया था कि चाइना हमारे ऊपर इतने ज्यादा साइबर हमले कर रहा है कि हम स्वतंत्र हैं कि हम कन्वेंशनल वॉर, मतलब असली जो लड़ाई होती है ऐसी दुनिया की, वो भी करेंगे, बट इनके साइबर हमलों को बंद करेंगे। तो इतना ज्यादा साइबर हमले करके एक कंट्री को आप नुकसान बहुत पहुंचा सकते हो, बिकॉज आजकल जैसे मैंने बोला 50% दुनिया तो ऑलरेडी शिफ्ट हो गई डिजिटल वर्ल्ड में, और कितनी होगी क्या मालूम। तो ये साइबर वॉर एक देश से दूसरे देश के ऊपर। एक शहर है चाइना में, उस शहर में एक 15 स्टोरी की बिल्डिंग है, उसमें 60,000 लोग काम करते हैं। 15 स्टोरी की बिल्डिंग है, उनकी सरकार चलाती है वो बिल्डिंग। 60,000 लोग उसमें काम करते हैं। काम क्या करते हैं? दूसरे देशों पे साइबर हमले करना। वेरी सैड, बट एनीवे, ये एक तरीका है साइबर क्राइम का जो बहुत खतरनाक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये होता क्या है। एक ये है ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स। ये ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स लॉन्च क्यों हुआ था? ये ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स लॉन्च हुआ था ईरान के खिलाफ। किसने किया था? साइबर वॉर किया किसने था? यूएस ने किया था। किसके खिलाफ? जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके खिलाफ। ईरान एक न्यूक्लियर प्रोग्राम रन कर रही थी 2000 के शुरू में, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स उसने नतान्स उनकी एक जगह है, वहां पे उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर अपने सेटअप किए थे। और उसमें वो बोलते थे कि जो हम यूरेनियम की एनरिचमेंट कर रहे हैं, यूरेनियम एक पदार्थ है आप जानते हैं जो यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो उसकी जब एनरिचमेंट करते हो तो यूरेनियम 235 निकलती है, वो रेडियो एक्टिव होती है। और यूरेनियम 235 ही रिएक्टर में जो एक्चुअल रिएक्टर है उसमें यूज होती है। वो पावर प्लांट के लिए भी यूज हो सकती है, पावर बनाने के लिए, वो एटम बम बनाने के लिए भी यूज हो सकती है ना। तो वो उन्होंने नातान्स में एक सेटअप किया था अपना, और वहां पे वो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहे थे ताकि U-235 बने। और वो ये बोल रहे थे कि हम तो पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं फॉर पावर जनरेशन, बट दुनिया की जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उनके और बाकी दुनिया के ऐसा विचार था कि वो एक बॉम्ब बना रहे हैं। दैट वाज दी आल्सो कॉल्ड द इस्लामिक बॉम्ब। दैट वाज इस्लामिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, है ना। तो इसीलिए उसको उसकी सुरक्षा और उसको मॉनिटरिंग के लिए इज अ लॉन्ग स्टोरी, बट अल्टीमेटली ये था कि ईरान ने जो मापदंड थे उनके मुताबिक काम नहीं किया, और फिर उनके खिलाफ तब अमेरिका का प्रेसिडेंट था प्रेसिडेंट बुश। तो उसने जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उसने ये योजना, इसको बोलते थे ओलंपिक गेम्स, ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स, वो परमिशन दी। देखिए क्या कर सकते हो आप विद टेक्नोलॉजी एंड साइबर वॉर, मतलब आप एक देश को घुटनों तक ला सकते हो अगर आप उसको चतुराई से करो, या फिर दूसरा देश उसके लिए प्रिपेयर ना हो। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट ने सैंक्शन किया, मैंने आपको बताया। एक वायरस बनाया उन्होंने, वायरस, इट वाज अ वर्म वायरस। उस वायरस का नाम था स्टक्सनेट। यहाँ लिखा है स्टक्सनेट। स्टक्सनेट दुनिया में सबसे खतरनाक वर्म वायरस एवर डेवलप्ड बाय पीपल, जो जानकारी में है वो है स्टक्सनेट, राइट। तो ये वायरस बनाया गया इस ऑपरेशन के तहत। अब करा क्या?
अमेरिका ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई न्यूक्लियर पावर के बारे में डिस्कस करने के लिए। ईरान को भी इनवाइट किया, ईरान के भी वैज्ञानिक वहां पहुंचे। वो कॉन्फ्रेंस बिल्कुल जेन्युइन कॉन्फ्रेंस थी, बहुत दिन चली और उसमें बहुत अच्छे आदान प्रदान हुआ नॉलेज का। इरानियन भी उसमें थे। जाते समय एक कोई व्यक्ति आया, उसने को प्रेजेंटेशन दिया, जैसे मैं दे रहा हूँ तो लाइव प्रेजेंटेशन दिया। जाते समय उसने सबको एक एक फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव सबको दी। इसमें मेरी जानकारी है, जो मेरी बातें हैं इसमें है, अगर आपको चाहिए आप उसको ले जाओ और बाद में आप सुन सकते हो, जैसे अपन देते हैं ना सीडीज और ये। तो वो फ्लैश ड्राइव उन्होंने सबको दी। अब इरानियंस को भी दी, इरानियन अपने वापस चले गए सिक्योरिटी। अब ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉलेशंस जो होती हैं उसमें बाहर की ड्राइव लगाना, चाहे वो फ्लैश ड्राइव हो, देखिए किसी सिस्टम में आप वायरस कहाँ से भेज सकते हो? या तो कोई फ्लैश ड्राइव या फिर कोई हार्ड ड्राइव या ऐसी कुछ चीज मेरे सिस्टम में लगा के आप एक इसमें भेज सकते हो वायरस, या दूसरा रिमोटली भेज सकते हो, है ना। दो तरीके हैं। एनीवे उन्होंने पहला तरीका चुना, बिकॉज ये बहुत पुरानी बात है, 2006-7 के आसपास की है। तो एक फ्लैश ड्राइव उन्होंने सबको दी। अब उस फ्लैश ड्राइव में स्टक्सनेट वायरस लोडेड था अलॉन्ग विद बाकी इंफॉर्मेशन। अब वो ले गए और उनमें से एक ने गलती से अपने ऑफिशियल कंप्यूटर में वो फ्लैश ड्राइव लगा दी। तो जैसे ही आपने वो पेन ड्राइव उसमें लगाई तो उसमें से जो वायरस था वो उस कंप्यूटर से इन्फेक्ट होते, बिकॉज इट वाज अ वर्म, तो फिर वो स्प्रेड करा। तो वो एक कंप्यूटर से, सिस्टम से होते हुए सारे उसने वायरस, सारे सिस्टम में होते हुए सारे कंप्यूटर में वो वर्म वायरस पहुंच गया स्टक्सनेट। करता क्या था वो स्टक्सनेट हर सिस्टम में, हर कंप्यूटर में, हर नेटवर्क में जाके एक प्रश्न पूछता था। सीमेंस एक कंपनी है ऑफ जर्मनी, ये आप जानते हो। तो उनको मालूम था कि ये जो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम हो रहा है ईरान में, उसमें जो रिएक्टर्स हैं जो गोल घूमते हैं ना, उसमें व्हेन यूरेनियम आप डालो फिर वो गोल घूमेगा रिएक्टर, तो जो यूरेनियम 235 है वो अलग हो जाएगी। तो उसका एनरिचमेंट प्रोसेस इससे बोलते हैं। तो वो जो घूम रहे थे रिएक्टर्स, उसका स्विचिंग सिस्टम था सीमेंस का, ये इनको मालूम है। तो सीमेंस इज अ कंपनी फ्रॉम जर्मनी, तो वो स्विचिंग सिस्टम उसने यूज किए थे इन रिएक्टर्स में। तो अब ये क्या, जस्ट सी द टेक्नोलॉजी, ये वर्म वायरस सारे में फैल गया एक फ्लैश ड्राइव से, पता किसी को चला नहीं, है ना, बिकॉज अदरवाइज उसका कोई रोल था नहीं। वो सिर्फ फैलता गया और हर कंप्यूटर में, हर सिस्टम में, हर डिवाइस में जाके वो एक प्रश्न पूछता था कि क्या ये डिवाइस सीमेंस स्विचिंग सिस्टम से कनेक्टेड है? हाँ, अगर वो कनेक्टेड होता नहीं था तो वो वर्म वायरस वहां पे मर जाता था, खत्म हो जाता था, उसका रोल फिनिश्ड। अगर वो उसको रिप्लाई आता था या जो उसको डिटेक्ट करता था वो कि हाँ ये वाला कंप्यूटर, ये वाला सिस्टम, ये वाला नेटवर्क इस सीमेंस स्विचिंग सिस्टम से जॉइंट है, कनेक्टेड है, तब वो आगे अपना काम करता था। हाँ, जस्ट सी द इंटेलिजेंस। अब क्या करता था वो, अब वो एक्चुअली वो जो घूमता था ना रिएक्टर, उसमें ये जो सीमेंस स्विचिंग सिस्टम है वो उसकी वाइब्रेशन, स्पीड और रेवोल्यूशन उसको कंट्रोल करता था। वाइब्रेशंस, स्पीड एंड रेवोल्यूशन, ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेवोल्यूशन शुड बी राइट, स्पीड शुड बी राइट एंड देयर शुड बी नो वाइब्रेशन, ताकि वो एनरिचमेंट प्रोसेस बिल्कुल ठीक से चले। तो ये सीमेंस सिस्टम जो था वो उसको कंट्रोल करता था। अगर उसमें कोई गड़बड़ी आती थी तो फिर वो कंट्रोल यूनिट जो उनका कंट्रोल रूम था उसमें एक सिग्नल भेजता था और रेड लाइट जल जाती होगी उस रिएक्टर का कि भाई हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और फिर वो जाके उसको सुधारते थे। ये उसका तरीका था। तो ये जो पहले ये पता करता था कि ये सीमेंस स्विचिंग सिस्टम से रिलेटेड है, पता चल गया कि हाँ है, फिर वो उस सिस्टम को दूसरे में तो वो खत्म हो जाता था और उसमें फिर वो इंस्टॉल हो जाता था उस वाले सीमेंस सिस्टम में जो स्विचिंग सिस्टम था, बस। और इंस्टॉल होके कुछ करता नहीं था। सी द टेक्नोलॉजी, वो लर्निंग, इंटेलिजेंट लर्निंग वायरस था। वो पहले वेट करता था, वो सिस्टम में इंस्टॉल होके देखता था कि ये सिस्टम करता क्या है, कि ये सिस्टम में ये इसकी वाइब्रेशन, स्पीड, रेवोल्यूशन क्या है, कैसे चेक करता है, कैसे सिग्नल भेजता है, कैसे वो रेड लाइट जलती है, वो बैठ के सीखता था पहले। वो इसीलिए प्रोग्राम था। पहले ये वायरस सारे सिस्टम में इन्फेक्ट करा, फिर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, फिर उन्होंने जब पता चल गया कि हाँ
ये वाला सिस्टम इन्फेक्टेड है, ये वाला सिस्टम कनेक्टेड है उस सीमेंस सिस्टम से, तो फिर वो बैठ के उस सिस्टम में समझता था, सीखता था, लर्निंग इंटेलिजेंट वायरस. दैट्स व्हाई इट वाज द मोस्ट डेंजरस वायरस एवर, वर्म वायरस एवर मेड. उनको पता चल गया, वो सीखता था तो उसको पता चल गया कि जब भी कोई गड़बड़ होती है तब ये ग्रीन लाइट जो है कंट्रोल रूम में वो बन जाती है रेड, और वो जब रेड बन जाती है तब वो लोग आते हैं मैकेनिक जो भी एक्सपर्ट हैं और उसका फिर चेकिंग होती है उस सिस्टम की. तो सब समझ गया. स्पीड कितनी होनी चाहिए, वाइब्रेशन कितना होना चाहिए और उसका रेवोल्यूशन कितना होना चाहिए, और फिर वो रेड और ग्रीन लाइट का सिस्टम सब समझ गया जब, तब उसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया. क्योंकि हम अपने स्क्रीन में ट्रस्ट करते हैं, जो भी हमें स्क्रीन पे दिखता है, मैंने बोला ना, वी बिलीव व्हाट वी सी. उसके बाद उसने अटैक किया. सारे जितने भी वो थे आपके रिएक्टर्स, उनकी स्पीड बढ़ जाती थी, कम हो जाती थी, वाइब्रेशन बढ़ जाता था, उनकी रेवोल्यूशन बढ़ जाती थी, मतलब इट बिकेम फ्लक्चुएटिंग. जो फ्लक्चुएट होने लग गया तब उसका ऑब्वियसली वो एनरिचमेंट प्रोसेस खत्म हो गया, बिकॉज एक पर्टिकुलर स्पीड, एक पर्टिकुलर रेवोल्यूशन एंड नो वाइब्रेशन, दैट वाज व्हाट वाज नीडेड. वो उनको फ्लक्चुएट था, कभी बहुत तेज हो जाता था, कभी बहुत स्लो हो जाता था, कभी वो. और बेस्ट पार्ट ये था कि उसने समझ लिया था कि ग्रीन लाइट को ग्रीन लाइट ही दिखाना है. तो जो कंट्रोल पैनल था उनका नाइन्स में, और वो ग्रीन ही ग्रीन था सब जगह, तो उनको लगता था सारे हमारे रिएक्टर ठीक चल रहे हैं, बट एक्चुअली उनके रिएक्टर सारे खराब चल रहे थे. जब तक उनको मालूम चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उनका पूरा प्रोसेस डिस्ट्रॉय हो गया था, जो यूरेनियम था वो खराब हो गया था. So enrichment process finished, the whole reactors were destroyed, and ये ऑपरेशन ओलंपिक गेम सक्सेसफुल. एंड कैसे? एक वर्म वायरस से. और उसका हथियार क्या था? एक फ्लैश ड्राइव. और उसका गोली क्या थी? एक वर्म वायरस, है ना. तो ये होता है साइबर वॉर. तो साइबर वॉर के बारे में आप समझ गए होंगे. ये बहुत एक बड़ा खतरा है पूरे दुनिया में, और इसके लिए डिफेंस सिस्टम बनना बहुत जरूरी है.